डोनाल्ड ट्रंप जंग में अपने आप को बचा भी रहे हैं और कुछ सीज फायर करना उनका उसी एक फेस ऑफ का हमें नतीजा लग रहा है। कि आपको नहीं ऐसा लग रहा कि उनको पता चल गया था कि वो मजीद नहीं लड़ सकते, रोज़ाना $2 अरब का अपना वेपन यूज़ कर रहे हैं वो? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में अगर हम ईरान की बात करें तो उनका नेशनल करैक्टर सामने आया। मुज़ामत करने वाले जो हैं वो रियासत के साथ खड़े हैं और उसके अलावा उनके इत्तेहादी देख लें रीजन के अंदर है वो उनके साथ खड़े हैं। रशिया चाइना शैडो वॉर के अंदर जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर के ऊपर जो है कॉपरेशन हासिल था उनका। और इसी तरीके से हम हौथीज़ की बात कर लेते हैं और दूसरी तरफ से हिज़्बुल्लाह की है, वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर यूनिटी ऑफ कमांड और कोऑर्डिनेशन के साथ थे। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने अलाइज भी खो दिए और अपने एसेट भी खो दिए। तमाम तैयारे जो हैं वो वहाँ की ज़मीन का रिस्क बन चुके हुए हैं। और ये कह देना कि वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता, मुझे लगता है जो फैक्ट्स हैं वो तो अदरवाइज सूरत हाल जो है वो बता रहे हैं। और अभी जो सूरत हाल है जिसमें यूरोप जो है वो राब्ते में आ गया ईरान के, याद रखें अमलन पाबंदियाँ काम नहीं कर रही। इस वक्त फ्रांस के सदर जो हैं उन्होंने बात की है मसूद पुज़ेशकियान से और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप रिस्ट्रेंट करें, और ईरान ने कहा कि यूरोप रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करे। स्पेन की कल की स्टेटमेंट है कि हम तेहरान के अंदर अपनी एम्बेसी वापस खोल रहे हैं। और उसके अलावा लेबनान के हवाले से यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो भी मुज़ाकरात के हवाले से जो शराइत हैं उसमें उन्हें हिस्सा होना चाहिए। लेबनान के हवाले से जंग बंदी भी है। तो मेरे ख्याल में ये तो वही स्टांस है जो कि तेहरान का स्टांस है। तो यूरोप अब अपने आप को इस वॉर के बाद की सूरत हाल जो है उसके अंदर ईरान के खुद को करीब तसव्वुर कर रहा है। तो मेरे ख्याल में यही ईरान की सबसे बड़ी विक्ट्री है कि जिस तरीके से उसे सियासी तौर पर तनहा किया गया सफारती तौर के ऊपर, आज यूरोप जो है अपनी फ्यूचर चॉइसेस के हवाले से अमेरिका से ज़्यादा क्रेडिबल और रेलिवेंट पार्टनर जो है वो तेहरान को समझ रहा है। याद रखें ये आर्जी जंग बंदी है, लेकिन इस जंग का नतीजा जो है वो मुस्तकिल होगा। और उसके अंदर ईरान जो है ये बावर कराने में दुनिया को कामयाब हुआ है कि मैंने ना सिर्फ रीजनल हेजमोन को यहाँ पे शिकस्त दी, बल्कि दुनिया की उस ग्लोबल सुपर पावर को भी जो है नाको चने चबवा दिए, जो इसका ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी था जो मुकम्मल तौर पर डन एंड डस्टेड हो चुका है और बस्ट हो चुका हुआ है। देखें क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। हमेशा ग्लोबल सुपर पावर अपनी क्रेडिबिलिटी की बेस के ऊपर यही उसकी करेंसी होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि तमाम इत्तेहादी जो हैं इस हवाले से डाउट के अंदर चले गए हैं कि इकनॉमिक फ़्लो अमेरिका बरकरार रख सकता है और तवानाई की तरसील के हवाले से जो ज़मानत है इस्तेहकाम की, उसकी गारंटी भी अमेरिका नहीं दे सकता। ये सलाहियत ईरान के हाथ में चली गई है और ईरान ने इस जंग के बाद ये साबित किया है कि मैं अपने दुश्मन और एडवर्सरीज़ का जो एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है, तर्ज अमल, उसको शेप करूँगा। इसीलिए यूरोप जो है ईरान से मुतल्लिक फ्यूचर के हवाले से जो पॉलिसी बनाएगा उसके अंदर वो अपने मुफाद को मुकद्दम रखेगा। की हम बात करते हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन इस पे मैं उस्मान वड़ैच साहब आपसे ये भी जानूंगा कि इसकी कॉस्ट अब तक क्या बेर हुई और इसराइल के हवाले से किन किन नुकसानात का इसराइल को या वो जो इबाम थे वो दूर हुए। लेकिन सना मिर्जा साहिबा, ये जो बात अब उस्मान वड़ैच साहब कर रहे थे, तो क्या जिस तरह नेटो का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत कर रहे हैं कि उनसे नाराज भी हैं, गिले शिकवे भी करते हैं, फिर ये तमाम ममालिक के जो राब्ते तब्दील हुए, आपको लगता है कि इस जंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर तब्दीली आएगी या बस ये बातों की हद तक है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस जंग के दौरान ही तब्दीली आई है और एक नहीं आई बल्कि काफ़ी सारी आई हैं। अगर मैं एक एक करके गिनवाना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है वक्त बड़ा गिन जाएगा। देखिए पाकिस्तान की पोजीशन, अगर हम सब ऑब्वियसली सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, इस जंग के दौरान पाकिस्तान की पोजीशन कहां से कहां आ गई। मतलब हम बहुत तेजी से हमने अपने आप को ऊपर तक लेके आया है, फिर भारत बहुत पीछे चला गया, फिर उसके बाद जो दीगर इशूज थे जिसमें पाकिस्तान का स्टांस हमेशा जिसका मजाक उड़ाया जाता था कि पाकिस्तान अमन की बात करता है, पीस की बात करता है, वो तमाम चीजें पूरी दुनिया इंडोर्स कर रही है। अब आते हैं अगर इस जंग के क्राइटेरिया के ऊपर, मेरा ख्याल यह है कि इस जंग के बाद बहुत सी चीजें तब्दील हुई हैं। एक तो यह साबित हो गया कि अमेरिका की मोनोपोली पूरी दुनिया में कायम नहीं हो सकती। बैक एंड के ऊपर अगर किसी भी मुल्क के पीछे रूस और चाइना जैसे ममालिक खड़े हों और अगर उनको अश्योरेंसेज इन दो ममालिक की तरफ से दी जाए बहुत सारे इशूज के ऊपर, तो फिर वो मुल्क बहुत कुछ कर सकता है और सामने वाले फरीक को नाको चने भी चबवा सकता है। तो मेरा ख्याल यह है कि ये तो साफ इससे जाहिर हो गया। फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के हवाले से कौन सा मिडिल ईस्टर्न कंट्री असल में मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा है, कौन सा मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है वो अपने जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करता है जैसे सऊदी अरब ने किया। तो ये जो एक तफरीक है ये हमारे सामने बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई। फिर अगर हम बात करें कि
वर्ल्ड ऑर्डर में किस हद तक तब्दीली आई है, तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त गुजर गया जब एक सुपर पावर को सब ही कबूल करते थे और एक ही मुल्क की हेजमनी कायम थी। मेरा ख्याल है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम बहुत पहले ही दाखिल हो चुके थे, लेकिन अब ये वाज़ेह हो रहा है कि किसी भी खित्ते के अंदर आप कहीं पर भी बूट्स ऑन ग्राउंड्स का फैसला इमीडिएटली नहीं कर सकते। आपको सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ईरान के अंदर भी चाबहार के अंदर अमरीकी एहलकारों की तरफ से उतरने की कोशिश की गई थी और उसको जिस बुरे तरीके से नाकाम बनाया गया, उसके बाद उस चीज को भी रिवर्स कर दिया गया, जो कि ईरान में ही जेर गर्दिश रही खबरें। इसको इंटरनेशनल मीडिया ने उस तरीके से कोट नहीं किया। जब हमने ईरानी साफियों से इस पे बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोशिश भी हुई थी, लेकिन क्योंकि वो काम कारगर नहीं हो सका, वो पूरा प्रोसेस और वो एक्सपेरिमेंट, इसलिए उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से बात नहीं की गई। तो मेरा ख्याल है कि अब ये समझना होगा कि बहुत से छोटे मुमालिक भी जिनको आप ताकतवर नहीं समझते थे, वो बहुत सी चीजों में बहुत आगे जा चुके हैं और आप किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरीके से चढ़ाई नहीं कर सकते। फिर इसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिसका पाकिस्तानी भी हमारे जो सफीर हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जिक्र कर रहे हैं, कि आपके अगर डिप्लोमेसी बेहतरीन है, अगर आपको बातचीत करनी आती है, अगर निगोशिएशन आपकी अच्छी है, तो आप किसी भी मसले को मुज़ाकरात की टेबल पर ला सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि खुदारा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अब इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करके इसको अप्लाई करने की जरूरत है अपने अंदरूनी मामलात के अंदर। लेकिन इंटरनेशनली हमने साबित कर दिया कि हम जो बात करते थे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, वो एस्टेब्लिशमेंट, वो तमाम के तमाम मफरूजे उस वक्त गलत साबित होते हैं जब आप पाकिस्तान के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर खड़े होते हैं और आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं जानना चाहूंगी वो तमाम लोग कहां गए जो सोशल मीडिया के ऊपर ये ढंडोरा पीट रहे थे कि जी पाकिस्तान तो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है, पाकिस्तान को कुछ पता नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो वो जो तमाम पूरा रिकंसिलिएशन का प्रोसेस हुआ है, डायलॉग का प्रोसेस हुआ है, उसको मेन फैसिलिटेटर कौन बनता? तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजों को, चाहे आपकी जितनी भी नेगेटिव अप्रोच हो, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और असल तकलीफ जो बिल्कुल जिसका जो क्रेडिट बनता है सना मिर्जा साहिबा वो देना चाहिए, और इसके अंदर ये क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, इसहाक डार साहब का, फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा क्रेडिट है।